Today our topic is electric field intensity. Electric field intensity. Fine. Once you know Coulomb's law, electric field intensity एक ऐसा टर्म है, इसका तीन डेफिनेशन आपको मिलेंगे. एक तो डिराइव्ड फ्रॉम Coulomb's लॉ, दूसरा आएगा डिराइव्ड फ्रॉम गॉस लॉ, तीसरा आएगा डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तीनों डेफिनेशन की रूट्स पूरा अलग है, बिकॉज दे आर फ्रॉम थ्री डिस्क्रीट लॉज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ. तीनों इंडिपेंडेंट लॉ है, तीनों इंडिपेंडेंट चीज है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ. हाँ, हम एक लॉ की डाटा से दूसरे लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते. ठीक है, वेरीफाई कर सकते. लॉ मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड. तो क्योंकि तीनों का रूट, तीन डेफिनेशन जाएंगे, तीनों लॉ का जो रूट है वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए तीनों डेफिनेशन टोटली इंडिपेंडेंट है. एक डेफिनेशन जानते हो तो दूसरा डेफिनेशन आप लिख पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. दूसरा जानते हो तो तीसरा लिख पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इसलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी यही है. तो ध्यान से देखना, मैं सारा चीज को बारीकी से समझाऊंगा और आपको समझना जरूरी है. देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. पहला हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये लिटरल मीनिंग क्या बोल रहा है. लिटरल मीनिंग बोल रहा है हाउ इंटेंस इज ए फील्ड. एक फील्ड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हम कहेंगे इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग. फील्ड अगर एक वीक फील्ड है तो हम कहेंगे इंटेंसिटी इज वीक. है, कोई फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब कैसे कहेंगे. सपोज हम कहेंगे मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है कि अर्थ पे, तो कोई एक 5 kg के मास को ले लो. अर्थ कितने जोर से खींच रहा है, मून कितने जोर से खींच रहा है. अर्थ जोर से खींच रहा है, मून धीरे धीरे खींच रहा है, तो हम कहेंगे मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज लेस, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज मोर. सिमिलरली अगर अलग अलग पोजीशन में एक चार्ज को रखेंगे, उसके ऊपर फोर्स आएगा, तो हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. कोई चार्ज को कहीं रख दिए, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, तो हम कहेंगे वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. वो अगर स्ट्रॉन्गली फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है. वीक फोर्स आ रहा है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी वेल एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ कंसर्न. तो पहले हम लोग अभी डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन वो डेफिनेशन अल्टीमेट डेफिनेशन रहेगा, उसको फिर मॉडिफाई करेंगे. ये अल्टीमेट डेफिनेशन नहीं रहेगा, बाद में मॉडिफाई करेंगे. तो हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई करके डिफाइन करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी सीधा लिखता हूं मैं. इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट in an electrostatic field. ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is defined as the net electrostatic force experienced by a unit positive charge put at that point. डेफिनेशन कितना सिंपल है, रट्टा मारने की कोशिश मत करो. किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना है, आपको क्या करना है, वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब you say a 1 coulomb charge. For the beginning let us say it is a 1 coulomb charge plus 1 coulomb charge. Unit positive charge. ध्यान रहे, ये पॉजिटिव होना जरूरी है, ये पॉजिटिव होना जरूरी है. क्या बोल रहा है डेफिनेशन देखो. सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक कोई माइनस Q2 चार्ज है, यहाँ पर कोई एक Q3 चार्ज है, ऐसे करके चार्जेस है. ठीक है, चलो ये Q2 है, ये माइनस Q3. आपको पूछा गया कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है. तो डेफिनेशन क्या कहता है, टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर. अदीत ध्यान दो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जानने के लिए हमें यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज रखना पड़ेगा.
जैसे हम यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखे, ये बाकी सारा चार्ज मिलके उसके ऊपर फोर्स देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा कुछ फोर्स लगा के, कॉल दिस फोर्स टू बी F1 एंड व्हाट इज दैट फोर्स, वी नो कूलम्स लॉ। ड्यू टू Q2 चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, वो फोर्स कैसे होगा, दैट इज आल्सो ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, से समथिंग लाइक दिस, कॉल इट F2। ये -Q3 चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा विथ सम फोर्स, कॉल इट -F3। तो ऐसे करके 3 फोर्स आए। ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालो। सपोज रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस 3 फोर्सेस इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ये हो गया क्या है, नेट फोर्स। आई कॉल दिस फोर्स टू बी नेट फोर्स। क्या है नेट फोर्स, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। Whatever is the net force here, किसके ऊपर, +1 कूलम के ऊपर, that is what is the electric field intensity at point P। P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो 1 कूलम चार्ज रखो, जो नेट फोर्स आएगा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना सिंपल, कितना सिंपल है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ हमें काफी चीज सामने आ रहा है, उसको हमें हजम करना है। तो फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको ढेर सारे केसेस आएंगे जहां पर पूछा जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट और दैट पॉइंट, ऐसे करके कुछ पूछेंगे। जो भी पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा वहां पर आपको +1 कूलम चार्ज रखना है और उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या आ रहा है देखना है। दैट नेट फोर्स विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट्स ऑल। नेट फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइन। अगर नेट फोर्स, चलिए पूछिए सर, जो -F3 वेक्टर की वजह से प्लस की है। हाँ, अब प्लस को, यू आर वेरी करेक्ट, आई एम रॉन्ग हियर। मैं इसको -F3 लिख के गलत लिखा हूं, F3 को, यू आर वेरी करेक्ट। मैं गलत हुआ, लिखते लिखते -F3 लिख दिया हूं। तो F1 F2 F3 देखो कितना बढ़िया, ध्यान से सुन रहा है प्रीतिश, वेरी गुड प्रीतिश। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आया, दैट नेट फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट में +1 कूलम चार्ज रख दो, देखो क्या नेट फोर्स आया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताओ कि सपोज हम कहेंगे यहां पर एक Q कूलम का चार्ज है, 2r डिस्टेंस में और एक Q कूलम का चार्ज है। मिड पॉइंट में जो यहां से r डिस्टेंस में है कोई पॉइंट P है। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट यूजिंग द फंडामेंटल डेफिनेशन। जो पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है उस पॉइंट में 1 कूलम चार्ज रखना है। कौन सा, +1 की -1, +1 कूलम चार्ज। +1 कूलम चार्ज अगर रख देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों बराबर चार्ज है, बराबर डिस्टेंस पे है, बराबर फोर्स, इक्वल अपोजिट फोर्स आएगा। क्या कोई बता सकता है व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन ए +1 कूलम चार्ज केप्ट एट पॉइंट P? क्या होगा, 0, ऑब्वियसली 0, दैट मींस 0। यस यस, अब 0 से पहले सर मत बोलो, सर तो हीरो है। देखो ये Q है, ये Q है, +1 कूलम बीच में रखे, नेट फोर्स 0 हुआ, मतलब पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड इज, समझ में आ गया है ना। कोई भी पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जस्ट पुट ए +1 कूलम चार्ज एंड फाइंड आउट द नेट फोर्स। ठीक है, इसमें से और आगे क्या आ रहा है, ठीक है। मैं यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फाइनल डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डेफिनेशन मत लिखना, क्या लिखना मैं बताऊंगा। मैं यहां से शुरू करके ले रहा हूं धीरे धीरे, डोंट राइट दिस डेफिनेशन। अगर वो अच्छे टीचर होंगे तो काट देंगे मार्क, तो मार्क दे देते हैं, हाँ ठीक लिखा है। तो अच्छे टीचर होंगे स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है आगे चल के आपको पता चलेगा। अच्छा, बात ऐसा हुआ कि हम देख रहे हैं कि जहां पर हमें +1 कूलम चार्ज रखना है वहां पर नेट फोर्स क्या आ रहा है देखना है, और दैट नेट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर 1 कूलम की जगह मैं यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखता, +2 कूलम का चार्ज रखता, तो क्या होता, ये जो F1 था वो क्या था, KQ1 × 1/r², 2 हो जाता तो क्या होता, KQ1 × 2/r², मतलब F1 डबल हो जाता, तो फोर्स क्या होता, 2F1, ये फोर्स हो जाता 2F2, ये फोर्स हो जाता 2F3, नेट फोर्स हो जाता 2E। Are you getting? Let us think otherwise.
अगर 1 कूलम चार्ज के ऊपर नेट फोर्स F नेट है, 2 कूलम के ऊपर कितना आएगा 2F नेट, क्योंकि सारा फोर्स डबल हो जाएंगे। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर Q कूलम रखते तो फोर्स क्या होता QF1, QF2, QF3 और Q कॉमन जाओ सबको जोड़ो तो QF नेट हो जाता है कि नहीं। तो हम कहेंगे इज ए प्लस Q कूलम चार्ज experiences a net force F at a point P, then EP क्या होगा, Q कूलम के ऊपर फोर्स आ रहा है F, 1 कूलम के ऊपर कितना आएगा F by Q, will be F by Q, है कि नहीं। तो यहां से आपको इंटेंसिटी का यूनिट मिल गया, क्या न्यूटन पर कूलम। और ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हुआ रे, ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी का सेट फोर्स। समझ में आ गया, ठीक है। अभी तीसरा डेफिनेशन लेते हैं। अभी और एक चीज समझ में हमें आ रहा है कि अगर हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक प्लस Q कूलम चार्ज है, प्लस Q कूलम चार्ज है, इस चार्ज से r डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ये अकेला चार्ज है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं भी कोई भी एक चार्ज रख दो उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा इसके चलते। तो यहाँ पर कितना इंटेंस फील्ड है, हाउ इंटेंस इज द फील्ड, टू नो दैट यू हैव टू कीप ए प्लस 1 कूलम चार्ज। अगर आप यहाँ पर प्लस 1 कूलम चार्ज रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा, जो फोर्स में रिपेल करेगा वही तो इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी कितना है, इट इज द फोर्स। आप कहोगे यहाँ पे E एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है, आप कहोगे K Q into 1 by r square। तो क्या पता चला, ड्यू टू ए Q कूलम चार्ज एट ए डिस्टेंस r, इंटेंसिटी इज KQ by r square। किस डायरेक्शन में, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये माइनस Q कूलम होता तो क्या करते, ये नेगेटिव चार्ज होता तो वही r डिस्टेंस में होता तो हमें यहाँ P पॉइंट में इंटेंसिटी पता करना है। हमारे पास एक ही तरीका है, हम क्या करते हैं, एक प्लस 1 कूलम चार्ज रखते हैं। प्लस 1 कूलम चार्ज को रखने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, वी कीप ए प्लस 1 कूलम चार्ज। अब ये प्लस 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स तो आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा with whatever force it pulls, that is the intensity at this point। तो आप क्या कहोगे, intensity at this point क्या हो गया, it is nothing but, intensity at this point is nothing but the force on this। क्या फोर्स आएगा भाई, इंटेंसिटी आप कहोगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस 1 कूलम यहाँ पे रख दिए, तो जो फोर्स आएगा इंटेंसिटी एट पॉइंट P आएगा, कितना आएगा, it will be K product of magnitude of charges, magnitude of minus Q is Q, so it is K Q into 1 by r square। अंतर क्या है, अंतर ये है कि दोनों ही केस में r डिस्टेंस में इंटेंसिटी इज KQ by r square, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के केस में इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के केस में इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो क्या कंक्लूजन मिला, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q, और Q कहो या प्लस माइनस Q, कुछ भी कहो, प्लस माइनस Q, इंटेंसिटी दी, इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r इज KQ by r square। हाँ, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना है। अभी मैं बोल रहा हूं कि डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट, डेफिनेशन को मॉडिफाई करना है, मैं समझाने के लिए ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर पॉजिटिव चार्ज E is directed away from
the charge. For negative charge, ये क्या इंपोर्टेंस है इसमें समझ में नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आता है. You will have to find out the electric field intensity due to a dipole, जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा. तो ध्यान से आपको समझना है. ये समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा. फॉर नेगेटिव चार्ज E is directed towards नेगेटिव चार्ज. ये हमें समझ में आ गया. बढ़िया. अच्छा, पॉइंट नंबर 4. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया. और क्या है ई? ई ऐसा है कि सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट में हमें किसी तरह से मालूम है कि ई इज इन दिस डायरेक्शन. ई इज इन दिस डायरेक्शन. सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है. ईपी इज समथिंग लाइक दिस. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम +1 कूलम चार्ज रखेंगे उसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा. कितना फोर्स आएगा? ईपी. सपोज आई कीप ए +q कूलम चार्ज. सोचो, +1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स इधर आ रहा था. +q कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स किधर को आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ E और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E. किस डायरेक्शन ऑफ E. और कितना फोर्स आएगा? क्योंकि F इज इक्वल टू E इंटू Q. हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू EP इंटू Q. तो हम कहेंगे ये जो फोर्स आएगा वो होगा F. कितना है? E इंटू Q. और अगर कोई -q चार्ज को रखते तो पॉजिटिव चार्ज रखने से फोर्स इधर को होता था, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स उल्टा होगा, है ना. तो हम कहेंगे द फोर्स विल बी लाइक दिस. कितना फोर्स होगा? सेम E इंटू Q. फोर्स विल बी सेम E इंटू Q, है ना. तो हम क्या लिखेंगे? एनी चार्ज +-q kept in an electric field experiences a force EQ. Experiences a force of magnitude EQ. A positive charge gets force in direction of E and a -q charge, a -q coulomb charge experiences force in opposite direction of E. समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर हम किसी एक डंडे से बांध देते हैं, सपोज हम कहेंगे कि ये एक बॉल है जिसमें एक मान लो -q कूलम चार्ज है. इसको किसी एक डंडे से, ये इंसुलेटिंग डंडे से हम क्या किए हैं? इंसुलेटिंग डंडे से इसको दूसरे एक बॉल के साथ जोड़े हैं जिसका चार्ज है +q. सपोज हम ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अप्लाई हुआ तो क्या होगा? ये दोनों चार्ज फोर्स पाएंगे. दोनों चार्ज फोर्स पाने के कारण इंसुलेटिंग बार है ये. अब फोर्स पाने के कारण ये घूमने की कोशिश करेगा. क्वेश्चन है कि द कॉम्बिनेशन विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. द कॉम्बिनेशन विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड. तो +q will experience a force in this direction. ठीक है. +q के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आएगा ना. कितना? EQ. -q के ऊपर फोर्स कैसे आएगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E. कितना? EQ. अब क्या होगा?
आप इसको अगर इधर ढकेलोगे, इसको इधर ढकेलोगे, घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा ही। कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। द कॉम्बिनेशन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। द कॉम्बिनेशन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया क्या? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू से कोशिश कर रहा हूं समझाने की। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम कहेंगे हियर इज ए हाइड्रोजन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन सर्कुलर ऑर्बिट से लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अभी दूसरा केस में ऐसा एटम को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दिए, किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, अब मैं वो एटम को लाके इसके सामने रख दिया, तो क्या डिफरेंस आप नोट करोगे? जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसे आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूक्लियस के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा क्या? यू विल फाइंड अल्टीमेटली द अरेंजमेंट विल, ये इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, तो आप देखोगे ये ऐसे ऐसे घूमने लगा है, ठीक है? नाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ऑर्बिट लाइक दिस, क्योंकि खींचा गया है इधर को, खींचा गया इधर को और न्यूक्लियस उधर को, तो यू विल सी द पाथ चेंजेस। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज्यादा हो गया को हाइड्रोजन का न्यूक्लियस को छोड़ के भाग गया, हम कहेंगे गैस इज आयोनाइज्ड। समझ में आया? कोई गैस को आयोनाइज करने का तरीका क्या हुआ? अप्लाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट, तो गैस के इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये आपको सीबीएसई वालों को क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हेन ए गैस इज एक्सपोज्ड टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द गैसेस आयोनाइज। व्हाई? Why? Because the electrons experience a force in the opposite direction of electric field and the positive nucleus experiences a force in the direction of electric field. So, if the binding force between electron and nucleus is not strong enough as compared to the electric force exerted by the external electric field, then they will separate and the gas will ionize. समझ में आ रहा है? तो क्या देख रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, इसके बारे में अभी हम काफी जानकारी ले लिए। इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव चार्ज है, इसके पास उतनी ही तो पॉजिटिव चार्ज है। मतलब दोनों के ऊपर बराबर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आएगा, तो जिसका मास कम है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, वो पहले भाग जाएगा। न्यूक्लियस इज मच हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जो कि इससे काफी हैवी पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन विल लीव द न्यूक्लियस विल नॉट मूव, rather the electron will leave the atom and go. You say the gas is ionized. समझ में आया? Yes sir. हाँ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख लिए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ चलो देखते हैं कि क्या होगा अगर किसी एक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखेंगे। एक कंडक्टर को लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम लोग लाइंस ऑफ फ्लक्स पढ़ते वक्त एक डेफिनेशन पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द tangent or given by the tangent to the lines of flux at that point, ऐसे करके पढ़े थे। चलिए थोड़ा देखते हैं वो क्या है, ऐसे क्यों था। E at a point is tangent to the lines of flux at that point। इसके लिए आपको फिर से याद करना पड़ेगा कि लाइन्स ऑफ फ्लक्स था क्या। इट वाज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। नहीं, कोई मासलेस चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। अब सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और एक लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रहा है। अब ये पॉइंट में अगर हम रखेंगे, कोई एक इंटेंसिटी जानना चाहेंगे, तो +1 कूलम चार्ज रखेंगे। +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये उसको जोर से रिपेल करेगा, क्योंकि इसका पास है। The force will be something like this। ये दूर में है, मान लो ये +Q है, ये -Q है।
और ये दूर में ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन धीरे से करेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अब सोचो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा नेट फोर्स, और जो नेट फोर्स होगा वही होगा E। अब दोनों का नेट फोर्स निकालने की कोशिश करिए यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। यू विल सी द नेट फोर्स इज समथिंग लाइक दिस, एंड दैट इज व्हाट इज द E at point P, and is it not tangent to the lines of flux? Yes, तो हम देख रहे हैं इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, tangent to the lines of flux। तो इसीलिए स्टेटमेंट बताया गया था। ये स्टेटमेंट को और भी बढ़िया से हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज गॉस लॉ। फिलहाल तो हम बता दिए जो हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, वो कोई बेतुकी की बात नहीं था, और ये हमें समझ में आ रहा है फ्रॉम द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो जेई के लिए चाहिए, स्कूल वालों के लिए नहीं चाहिए। सपोज हम कहेंगे ये एक लाइंस ऑफ फ्लक्स है, तो कोई एक कर्व का इक्वेशन है तो इट मस्ट बी हैविंग सम इक्वेशन। लेट द लाइंस ऑफ फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y = f of x। ठीक है, ध्यान से देखना, जिनको जेई के लिए चाहिए, बाकी लोग भी समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। ये कोई एक लाइंस ऑफ फ्लक्स है, ये कोई तो एक कर्व है तो उसका एक इक्वेशन होगा, हो सकता है पैराबोला या फिर कोई अननोन कर्व है, y = f of x इज द कर्व। इस कर्व के इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, इट विल बी टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, ऐसे ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये कंपोनेंट और एक होगा ये कंपोनेंट। आई कैन कॉल इट Ex, आई कैन कॉल इट Ey, कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट होंगे। अच्छा, तो हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टैंजेंट हियर, तो यहां का जो स्लोप है कितना है, dy/dx। स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय dy/dx। ये चीज तो मालूम होगा सबको, स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज dy/dx। अगर ये dy/dx है, वो dy/dx क्या होता था, tan थीटा। और ये फिगर को देखो तो इन टर्म्स ऑफ Ex एंड Ey, व्हाट इज tan थीटा, इट इज Ey/Ex, है ना। ये अगर Ey है, ये अगर Ex है, ये अगर E है, और ये एंगल अगर थीटा है और ये Ex है, सोचो ये Ey है, तो व्हाट इज tan थीटा कमिंग आउट टू बी, tan थीटा इज Ey/Ex, tan थीटा इज dy/dx। मतलब इफ y = f of x is the curve representing the lines of flux, then slope of the curve is tan theta, that is dy/dx, and the electric field Ey/Ex is also tan theta। मतलब slope of the curve is equal to Ey/Ex। जेई के लिए चाहिए, बाकी लोग अपना माथा खराब मत करना, आंख बंद कर दो। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, if y = f of x represents is the curve स्कूल बुक में नहीं है, डोंट वरी, एनसीईआरटी में नहीं है, is the curve representing a line of flux then slope of the curve at any point slope of the curve at any point is given by dy/dx at any point t, suppose is given by dy/dx at point t is equal to tan theta। तो ये पॉइंट में ये tan थीटा कितना हुआ, dy/dx, एंड फ्रॉम द डायग्राम हम क्या देख रहे हैं, tan थीटा इज Ey/Ex। If Ex and Ey are, or if E is equal to Ex I cap plus Ey j cap, then tan theta is Ey/Ex
ये चीज भी समझ में आ गया क्या? ये tan थीटा इक्वल टू EY बाई EX समझ में आ रहा है? अगर ये E है, ये उसका y कंपोनेंट है, यू कॉल इट EY, ये उसका x कंपोनेंट है, यू कॉल इट EX, ये एंगल tan थीटा है, तो व्हाट इज EY बाई EX? ये EY है, ये EX है, तो EY बाई EX हो गया tan थीटा। तो क्या पता चला? क्या पता चला? The differentiation of y with respect to x at any point P is equal to EY at that point, P पॉइंट में by EX at that point, उसी पॉइंट में EY और EX का रेशियो के साथ बराबर है। समझ में आ गया? So dy by dx is equal to EY by EX. Question says a line of flux is given by the equation y is equal to 3x square plus 5x. Find or EY at some point is given, EX you have to find out. Those type of numericals we shall see when we come for our JEE classes. Now no numericals, only theory is completed. तो बोर्ड के लिए नहीं चाहिए, JEE के लिए चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, बोर्ड वाले छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 से पहले मैं इसको पूरा चीज को मिटाना चाहता हूं और कुछ चीजें बताना चाहता हूं यहां पर, ठीक है? कोई एक कॉल है, कुछ लोगों को इसी में डाउट हो गया कि ये क्या स्टेटमेंट नंबर 1, थोड़ा सा दोबारा बताइए। ठीक है, फीस लिए तो पूरा बताएंगे, कहाँ जाएंगे हम, जीना यहाँ मरना यहाँ, तुम चाहे जैसा भी गूगली फेंको हमको बताना पड़ेगा। एनीवे, मान लो कि ये कोई एक कर्व है, ये y एक्सिस है, ठीक है? ये कौन है? आदर्श, ये कोई एक कर्व है। अगर ये कोई एक कर्व है तो इस कर्व का इस पॉइंट में आपको पूछा गया स्लोप क्या है, तो आप क्या करते हो? किसी भी पॉइंट में स्लोप पूछा है तो ड्रॉ ए टेंजेंट। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है तो स्लोप इस पॉइंट में हुआ tan थीटा। अब चलिए सोचते हैं, आई एम कंसीडरिंग ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द कर्व, वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द कर्व, वेरी स्मॉल। व्हेन आई से वेरी स्मॉल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी कर्व का एक छोटा सा सेक्शन हरदम एक स्ट्रेट लाइन होता है। कोई सा भी कर्व ले लो, ए स्मॉल सेक्शन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे कि ये जो छोटा सा सेक्शन हम लिए दैट मस्ट बी लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, सपोज हम कहेंगे दिस विड्थ इज अलोंग x एक्सिस, आई कॉल इट dx, and the corresponding change in y at these two points say corresponds to dy। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, देखो क्या हुआ, देखो तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना है? dy, ये एंगल कितना है? dx। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज dy by dx। तो स्लोप एट दिस पॉइंट इज dy by dx, slope at this point is tan theta, so we can write dy by dx is equal to tan theta। जेई है, कोई हलवा है क्या? कोई भी खा लेगा? हाँ, हलवा थोड़ी है। तो जेई है तो उसके लिए तो समझना पड़ेगा, सारे बैकग्राउंड आपका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? dy by dx is equal to tan theta। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में अगर दिखा ले तो EY EX मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, कितना है? EY है, सॉरी E है, सॉरी E है। E कैन बी रिटन एज EY, सॉरी ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसका x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। आई कैन राइट एनी वेक्टर E एज EXi प्लस EYj। तो व्हाट इज tan थीटा हियर? tan थीटा इज EY by EX, क्योंकि ये लेंथ EY है, ये लेंथ EX है। EY by EX gives you tan थीटा, तो वहां से मिल गया tan थीटा इज EY by EX। इसका मतलब हुआ dy by dx is equal to EY by EX। इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा सकता, मेरे टीचर मेरे को इतना ही समझाए थे। पॉइंट नंबर 7 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं कि पहले भी हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर। ए कंडक्टर कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, ए कंडक्टर कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू इट। ये सब चीज देखें, बट करेंगे कैसे? हाउ यू विल रिमूव इलेक्ट्रॉन्स? आपको एक कंडक्टर दिया गया, ये पेन को पॉजिटिव चार्ज करो, तो आप क्या इसका चुन चुन के इलेक्ट्रॉन पकड़ के निकाल लोगे? ये तो नहीं हो सकता। हाउ विल मेक ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स। देवेश इधर ध्यान दो, देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स। एक हुआ बाय फ्रिक्शन, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं।
slightly this type of things you have already read in class 10. फ्रिक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब दो बॉडी को पकड़ के हम रगड़ते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्लास 11 में भी आपको बताया गया था, दोबारा थोड़ा सा याद दिला देते हैं। अगर कोई बॉडी का सरफेस को देखो कुछ ऐसा है, किसी दूसरे बॉडी का सरफेस को देखो ऐसा है, अगर इसको इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, एक दूसरे के साथ ये फंस जाएंगे और मूव करने में डिफिकल्टी होगा। हम लोग इसको फ्रिक्शन कह देते हैं, ये फ्रिक्शन नहीं है। इट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉकिंग बिटवीन देम। ये इसमें फंस जाएगा सब तो लॉकिंग हो जाता है। एनी ऑपोजिशन फोर्स इज नॉट ए फ्रिक्शनल फोर्स। रिमेंबर, इसमें क्या होगा? ये वाला हिस्सा इसमें फंस जाएगा, ये इसमें फंस जाएगा तो खींचेंगे तो नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉकिंग, इट्स नॉट फ्रिक्शन। एनीवे, जब आप इसको स्मूथ कर देते हो, I mean, इसको रगड़ के पॉलिश कर देते हो, पॉलिश करने के बावजूद अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो यू विल सी देयर आर स्मॉल इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहाँ का जो एटम है वो अपनी इलेक्ट्रॉन के साथ घर बसाया है, यहाँ का जो एटम है अपना इलेक्ट्रॉन के साथ घर बसाया है। पॉलिश हो जाने से ये सरफेस के बहुत नजदीक आ जाता है। नजदीक आ जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अड़ोस पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को भी खींचने लगेगा। देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, आप इसको इधर ले रहे हो, इसको इधर ले रहे हो, क्या हुआ? देयर इज ए ऑपोजिशन टू द रिलेटिव स्लाइडिंग। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब सोचो, यहाँ का जो फोर्स है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को यहाँ का एटम पकड़ के रखा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को यहाँ का एटम पकड़ के रखा है, लेकिन मान लो कि इन दोनों का फोर्स वीक है। एक मटेरियल में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जितना जोर से खींच के रखा है, दूसरे मटेरियल में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उससे ज्यादा जोर से खींच के रखा है। जब हम खींचेंगे तो क्या होगा? जिसमें ज्यादा खींचा वो टूट के आ जाएगा। आप एक गधे को, ये गधा है, गधे का टेल को एक हाथी का टेल के साथ बांध दो। ठीक है, ये हाथी का टेल के साथ बांध दो। अब जब दोनों खींचेंगे एक दूसरे को, कौन जोर से खींचेगा? गधा खींचेगा, हाथी जोर से खींचेगा? हाँ, जो जैसा वैसे ही बोलेगा। कौन जोर से खींचेगा? सेम फोर्स दोनों खींचेंगे, लेकिन गधा का टेल तो वीक टेल है ना, यहाँ पर जो लगा है बाइंडिंग फोर्स इज वीक, यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। जब दोनों बराबर फोर्स में खींचेंगे, टूटेगा कहां से? ए से कि बी से? टूटेगा ए से। थोड़ी देर बाद देखोगे हाथी का टेल लंबा हो गया, गधा का तो क्लीन सीट हो गया कि नहीं? तो क्या कहेंगे? ये टेल टूट के इसके पास आ गया, क्योंकि ये टेल यहाँ पर जोर से बंधा हुआ था, ये टेल यहाँ पे वीकली बंधा हुआ था, है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम वे जब आप ये दोनों को मूव करवाओगे, यहाँ का एक का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ वीकली बंधा हुआ था, दूसरे का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बंधा हुआ था। खींचेंगे तो उसको खींच के ये ले आएगा, मतलब जैसे ही खींच के ले लेंगे, यहाँ का कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिया, इसमें आ गया, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो रगड़ने के कारण ऊपर वाला बॉडी बन गया पॉजिटिव, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, उसका बन गया नेगेटिव। समझ में आ रहा क्या? So by rubbing also you can charge two bodies and these are all static charges. लेकिन ये बड़ा मुश्किल है जानना कि किसके साथ किसको रगड़ने से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। हमें पूरा क्लियर आइडिया रहना चाहिए कि हाउ इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाउ इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाउ इज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज a very difficult job and not a course of or not a topic of our discussion, but something you could know कि when you slide or rub two things together, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। You can make, और उसमें क्या होगा? मान लो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, मान लो इसमें से इसमें चार्ज हो गया है -3.2 into 10 - 19 कूलम। मतलब क्या हुआ? ये दो इलेक्ट्रॉन ले आया है, तो इसमें चार्ज कितना होगा? +3.2, क्योंकि ये दिया है इलेक्ट्रॉन, into 10 - 19. So by rubbing, when they are getting charged, they are having equal and opposite charge. ध्यान रहा, जब दो बॉडी को रगड़ते हैं, अगर एक से n इलेक्ट्रॉन दूसरे में आ गया तो एक में चार्ज होगा -ne, जो ले लिया इलेक्ट्रॉन, जो दे दिया उसमें हो जाएगा +ne। अब दोनों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा।
सो रॉबिंग पे जो चार्ज बनता है वो स्टैटिक चार्ज तो है, लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। यू कैन मेक ए स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आप एक बैलून ले लो, आपके घर में बिल्ली कुत्ता कुछ भी होगा, उसके पीठ पे रगड़ दो, फिर छोड़ो, तो देखो कि रबर और उसका जो फर है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, फिर वो बैलून उसके पीठ में चिपक जाएगा। सो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट यू कैन मेक एंड यू विल सी। चिपक कैसे गया? नहीं चिपक गया इसलिए क्योंकि बाय रॉबिंग some amount of charge are transferred from one to the other. One became a positive charge, other became a negative charge, and now they attract each other, so they stick to each other. समझ में आ गया क्या? This is what is called charging by friction, जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? फिर क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई बॉडी में कुछ चार्ज है, कोई बॉडी में चार्ज नहीं है, इसको लेके इसके साथ टच करवा दो तो चार्जेस शेयर हो जाते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये समथिंग डिफरेंट है। इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। कब होता है? व्हेन ए कंडक्टर इज एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे और सारा चीज को हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? कंडक्टर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कंडक्टर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? ढेर सारे पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसके सामने मैं कंडक्टिंग ब्लॉक लाके रख रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, एक कंडक्टिंग ब्लॉक लाके इसमें रख दिया तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है इसको मैं लिखूंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना, शुरू में जैसे हम कंडक्टर लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से गया तो इसके अंदर के किसी एटम के बारे में सोचो। उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ तो रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज ए कंडक्टर। द इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोनों है साथ साथ, लेकिन पास में कोई लगाव नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं कंडक्टर में ऐसे होता है। व्हेन यू एक्सपोज इट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स किधर को आएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड। किधर को आएगा फोर्स? इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और न्यूक्लियस के ऊपर टुवर्ड्स राइट। होगा क्या? इन दोनों के बीच में तो पहले ही ज्यादा कुछ अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ेगा और इधर आके पहुंचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आके इधर पहुंचा, ये एटम बन गया पॉजिटिव चार्ज। दैट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर आके पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। ये कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। सिलसिला खत्म नहीं हुआ, और भी ढेर सारे एटम थे, सबके इलेक्ट्रॉन्स आने लगे, सबके पॉजिटिव चार्जेस इधर पहुंचने लगे। ये जो चार्जेस यहां पर आने लगे, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात तो समझ में आ रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है। इधर क्लियर? तो जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोर्ड वाले ध्यान से देख लो। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस चार्जेस को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या लिखेंगे? पहला स्टेटमेंट समझ में आया? व्हेन ए कंडक्टर is exposed to external electric field. Conductor is exposed to external electric field. Equal and opposite charges are induced on it. As shown, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुए। यहाँ पर जो चार्ज आए वो इंड्यूस हुए। हम क्या कहेंगे? चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुए, इंड्यूस हुए।
सो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड, क्या बता सकते हो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर नाउ? कितना होगा? जितना माइनस क्यू हुआ उतना प्लस, जीरो। सो जब भी कोई कंडक्टर खुला के रखेंगे टोटल चार्ज इंड्यूस्ड होगा जीरो। ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया। जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रखेंगे तो टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज जीरो। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, ये जो चार्जेस है इंड्यूस्ड चार्ज है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाज लाइक दिस। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये सब काम कर रहा था। पॉजिटिव चार्ज को उधर भगा रहा था, नेगेटिव चार्ज को इधर भगा रहा था। लेकिन सोचो अभी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। सोचो कि यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई एक इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज है। अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सोचो तो कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? हमें यहाँ पे प्लस 1 कूलम चार्ज रखना है, जो नेट फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, है ना, E1। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। दोनों के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा? तो आपको हो गया, पता चल गया कि जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के चलते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। So whenever there is a positive and negative equal and opposite charges kept, in between them the electric field is directed from positive charge to negative charge. और थोड़ा हल्के से भी अगर सोचना चाहिए तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, लाइन्स ऑफ क्लॉक तो ऐसे आते हैं, लाइन्स ऑफ क्लॉक पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में आते हैं, तो टेंजेंट टू दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? अब हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने में कुछ ऐसे था, उसके चलते यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज बना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए? ये बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। लेकिन अभी जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं उनके चलते भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा? किस डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। इज दैट क्लियर? ये जो अपोजिट चार्जेस आए दे प्रोड्यूस ए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में है। शुरू में इसमें थोड़ा सा चार्ज आए होंगे, इसमें थोड़ा सा चार्ज आए होंगे, ये फील्ड काफी वीक होगा, वीक फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये ज्यादा है, ये कम है। रिजल्टेंट फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। रिजल्टेंट फील्ड ऐसे हुआ तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने लगा, पॉजिटिव चार्जेस को इधर भगाने लगा, तो यहाँ पर चार्ज बढ़ने लगेंगे। जैसे चार्ज बढ़ने लगेंगे ये बढ़ने लगेगा, फिर जब तक ये इसको कैंसिल नहीं कर देता है और चार्ज आते रहेंगे। एक समय आएगा जब ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये इसकी बराबर हो जाएगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम जीरो। एक बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो गया, उसके बाद फर्दर चार्जेस और नहीं जाएंगे, क्योंकि और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं उनको भगाने के लिए। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्जेस आर इंड्यूस्ड। ये नहीं कि चार्जेस बढ़े जा रहे, नो, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्जेस आर इंड्यूस्ड हियर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। समझ में आया क्या? तो क्या देखे बिट नंबर 2 में देखेंगे क्या देखे हम यहाँ पे? द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by induced charge inside the conductor counterbalances
internal field inside conductor. Thus net electric field inside the conductor is 0. बस आपको ये याद रखना है, जो लोग बोर्ड के लिए सोच रहे हैं वो इतना ही याद रखेंगे। जब भी किसी एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम 0 होता है, बस इतना याद रखना है। क्यों होता है मैं समझाया, कुछ लोगों को तकलीफ हो गया, जिनको तकलीफ हो गया वो लोग क्या याद रखेंगे? 2 चीज। जब भी हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, नेट चार्ज इंड्यूस्ड इज 0, ये याद रखना। क्वेश्चन आता है दूसरा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। व्हाई में बताया, कुछ लोगों को हजम हुआ, कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। जिनका हजम नहीं हुआ उनका भी भला, जिनको हजम हुआ उनका भी भला। ठीक है। 10 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब यहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स आएगा। फोर्स आएगा मतलब दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फ्लक्स। अब यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है का मतलब क्या हुआ? कहीं एक पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां से फ्लक्स निकल के ऐसे आ रहे होंगे, और ये फ्लक्स निकल के जाते कहाँ है? दे आर गोइंग टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। दे आर गोइंग टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या इसमें? यू विल सी, ये जो लाइंस ऑफ फ्लक्स जा रहे थे, दे वर इन सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस। मिल गया उनको यहाँ पे उनको नेगेटिव चार्ज मिल गया, ये सारे आके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो क्या देखेंगे हम? यू विल सी पॉइंट नंबर 3 में, जैसे ही हम कंडक्टर को एक्सपोज किए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या हुआ कि ये लाइंस ऑफ फ्लक्स तो ऐसे आ रहे थे, और सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज ही ले लिया था कि लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे आ रहे थे, ये लाइंस ऑफ फ्लक्स आके पहुंचे इसके पास, और उनको जाना था टुवर्ड्स से नेगेटिव चार्ज, वो आएंगे ऐसे आके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। कहाँ पे? नेगेटिव चार्जेस पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बना है, वहां से फिर फ्लक्स निकलेगा, फिर वो अपनी रास्ता जाएगा। What you understand here? You see कि the lines of flux inside the conductor is 0. इसलिए हम पढ़े थे a conductor is a point of discontinuity on the path of lines of flux. फ्लक्स कंडक्टर के अंदर कोई लाइंस ऑफ फ्लक्स नहीं होता है, ये बाहर खत्म होता है, बाहर से शुरू होता है। ये चाहे सॉलिड हो या होलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज हम लोग पढ़े थे। तो हम क्या याद रखें यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। तो ये जो प्रॉपर्टी है, क्या पता चला? लाइंस ऑफ फ्लक्स cannot enter a conductor। ठीक है, ये कंडक्टर के अंदर घुस नहीं सकते। ठीक है, कंडक्टर के अंदर घुस नहीं सकते, क्योंकि जो इंड्यूस चार्जेस है, लाइंस ऑफ फ्लक्स आके वहीं पे खत्म हो जाएंगे। उनको तो नेगेटिव चार्ज चाहिए था, नेगेटिव चार्ज मिल गया, आके खत्म हो गए। ठीक है, दे वर इन सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इधर जो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से फ्लक्स फिर से निकला, फिर से गया, अंदर कोई लाइंस ऑफ फ्लक्स नहीं रहा। नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 2 वी हैव अंडरस्टूड, आई होप सो। नाउ वी गो फॉर नोट पॉइंट नंबर 3। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 3 में मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से देखना, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं उसको वेरीफाई नहीं किया था। क्या था? जब लाइंस ऑफ फ्लक्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे, हम बोले थे लाइंस ऑफ फ्लक्स डू नॉट एंटर टू ए कंडक्टर, और ए कंडक्टर इज ए पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑन द पाथ ऑफ लाइंस ऑफ फ्लक्स। और क्या पढ़े थे? दे एंटर और कम आउट फ्रॉम कंडक्टिंग सरफेसेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। लाइंस ऑफ फ्लक्स का प्रॉपर्टी बताते वक्त हम बताए थे कि कोई कंडक्टर से लाइंस ऑफ फ्लक्स निकलेगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगा, घुसेगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस घुसेगा। ओ क्यों है? नाउ लेट अस वी आर गोइंग फॉर बिट नंबर 3। उस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास
कोई एक पीस ऑफ कंडक्टर है, हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे, मान लो ओब्लिकली एक्सपोज करेंगे। बीट नंबर 3 में देखेंगे कि सपोज यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। पहला केस में हम क्या किए, अभी जो केस किए उसमें कंडक्टर को उसके सामने ऐसे रख दिए थे। अभी हम कंडक्टर को उसके सामने ओब्लिकली रखते हैं, मतलब कंडक्टर का जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल नहीं है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे पहुंच रहा है, उसका एक कंपोनेंट है ऐसे, यू कॉल इट द टैंजेंशियल कंपोनेंट, एंड देयर इज ए कंपोनेंट लाइक दिस, यू कॉल इट द नॉर्मल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, ए टैंजेंशियल कंपोनेंट एंड ए नॉर्मल कंपोनेंट। ड्यू टू नॉर्मल कंपोनेंट, अगर ये नहीं होता, ये अकेला होता तो क्या होता, अभी तो थोड़ी देर पहले देखे, ये आके यहाँ पे खत्म हो जाएगा और यहाँ से शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये वाला कंपोनेंट नहीं होता, टैंजेंशियल कंपोनेंट, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट होता, ये यहाँ पे खत्म हो जाता, फिर यहाँ से शुरू हो जाता। अभी तो थोड़ी देर पहले देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, कंडक्टर ऐसे रखे, खत्म यहाँ पे हो गया, शुरू यहाँ पे हो गया। अगर ये नहीं होता, ये होता तो क्या होता, ये टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होगा, यहाँ पर सरफेस के आसपास जो नेगेटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस इधर खींचे जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे वो इधर पुश हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज की तरफ कुछ लाइंस ऑफ फ्लक्स जाने लगेगा ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, ऐसे जाने लगेगा, और उसको अगर टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, द टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब तक ये इसको कैंसिल नहीं कर देता है, जब तक द इंड्यूस्ड चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड टैंजेंशियल कंपोनेंट को कैंसिल नहीं कर देता है, तब तक चार्जेस आते रहेंगे, और जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब ये इसको कैंसिल कर जाएगा, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टैंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बच गया कौन, ओनली नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट कैंसिल नहीं हुआ क्या, वो भी कैंसिल हुआ, लेकिन कहां, अंदर। ये ऐसे था, इंड्यूस्ड फील्ड ऐसे था, ये अंदर कैंसिल हुआ, ये बाहर कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे सरफेस पे क्या होगा, देखेंगे कि यहां से लाइंस ऑफ फ्लक्स तो आया, ये कंडक्टर था, लाइंस ऑफ फ्लक्स तो ऐसे आया, लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते लाइंस ऑफ फ्लक्स का एक कंपोनेंट खत्म हो गया, कौन सा रह गया, ओनली दिस कंपोनेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ a conductor is always normal to the surface. Electric field at the surface of a conductor is always normal to the surface. So you say lines of flux come out from a conductor or enter to a conductor in a direction normal to the surface. ठीक है, तो क्या कंक्लूजन मिला, ये सारा डिस्कशन में से कंक्लूजन ये मिला कि E at surface of a conductor is always normal to the surface, E at the surface of a conductor is always normal to the surface। मतलब अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। समझ में आया। और ये अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, सपोज ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। नेगेटिव चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। मतलब the lines of flux will enter or come out from a conducting surface in a direction normal to the surface। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जो आपको याद रखना है। तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको क्या याद रखना है, बस ये स्टेटमेंट क्यों हुआ याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिमाग में जगह होना बहुत जरूरी है। तो फिर से तीनों स्टेटमेंट को हम बोल देते हैं बोर्ड के लिए क्या चाहिए। आपको इतना सारा डिस्कशन में से क्या याद रखना है। पहला हुआ, whenever a conductor is exposed to an external electric field,
इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन इट, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0। खत्म। क्यों हुआ बताया, क्यों हुआ को आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। दूसरा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तीसरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये 3 स्टेटमेंट याद रखना है। ये सारे काम एक क्यों को बताया, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन वो क्यों जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल तो सीबीएसई वालों का भी असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं 35 मार्क का, तो उसमें ये सब जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता इसलिए क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ काफी लोग ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, दे आर पुटिंग सो मेनी मिसकंसेप्शंस सेइंग द सेम स्टेटमेंट के पीछे हंड्रेड्स ऑफ मिसकंसेप्शंस आर टोल्ड कि ऐसा होता है वैसा होता है इसलिए ऐसे होता है। So I was forced to explain why these things happen, ठीक है, ताकि this knowledge, right knowledge should go to other people। तो याद रह गया 3 स्टेटमेंट। whenever a conductor is exposed to an external field, पहला हुआ equal and opposite charges are induced, total charge induced is 0। दूसरा हुआ electric field intensity inside a conductor is 0। तीसरा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन तो जेईई में आया था, लेकिन आप में से काफी लोग बता पाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, जस्ट आप बता पाओगे थोड़ा ध्यान से। ए लाइन्स ऑफ फ्लक्स associated with a hollow conducting sphere is shown। choose correct figure। जेईई में आया था, स्कूल वाले भी पूछते हैं करेक्ट फिगर। मैं 3 फिगर दिखा रहा हूं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टिंग स्फीयर को लाके रखा गया, ठीक है, और वो कंडक्टिंग स्फीयर को ऐसे रख दिए। पहला फिगर हुआ ऐसे, दूसरा फिगर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड था, कंडक्टिंग स्फीयर को लाके रखे, वो कंडक्टिंग स्फीयर कुछ ऐसा रहा, ठीक है, ठीक है। तीसरा हुआ ये लाइन से प्लस ऐसे कंडक्टर के साथ रखा गया। तीसरा हुआ ये, आपको क्या लग रहा है कौन सा फिगर सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा फिगर। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? ये जेईई का क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, बट यू आर एबल टू नाउ गेस दैट द लाइन्स ऑफ फ्लक्स हैज टू बी नॉर्मल एट द सरफेस एंड डिसकंटिन्यूअस इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पर तो डिसकंटिन्यूअस है लेकिन नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल है लेकिन कंटिन्यूअस है, यहाँ पर कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉर्मल भी है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? अभी 3 स्टेटमेंट का अंतिम समझ गए? ओके ओके। इसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चन डाले हैं, कैसा? A conducting sphere is kept in a uniform electric field. Draw
ऑफ फ्लक्स। बस यही करना है। क्या करना है सॉल्यूशन में, क्या करना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइंस ऑफ फ्लक्स आर ऑल इक्वली स्पेस्ड। बाद में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इसके सामने कंडक्टिंग स्फीयर को रख दिए तो ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये सीधा ऐसे, लाइक दिस। यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, तो आपको फुल क्रेडिट मिलेंगे। ये हो गया। और हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई लाइन ऑफ फ्लक्स आ रहा होगा, वो इसमें नहीं घुसेगा, लेकिन डेवलप ए टेंडेंसी टू गो लाइक दिस एंड गो लाइक दिस। हो सकता है इधर से कोई लाइन ऑफ फ्लक्स आ रहा होगा, डेवलप ए टेंडेंसी टू गो क्लोज एंड इट विल गो लाइक दिस। So this is the position of a conductor in a uniform electric field with lines of flux being properly drawn. लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? Yes. After all these logics are understood, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं तो उनको नोट कर लेते हैं। पहला हुआ बीट नंबर 3-4 में डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहें हम? कहीं अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो आप क्या करोगे? एक +1 कूलम की चार्ज रखोगे। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान से देखना। अब इसमें मान लो कि +2 कूलम का चार्ज भरा हुआ है। कोई पूछा बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो हमारे तो सर बोले थे हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रख देंगे। इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? ये डेफिनेशन हम लोग देख के आगे से पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आप +1 कूलम चार्ज रखोगे उसके चलते यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि लाइन से फ्लक्स इसके लिए भी तो निकल रहे हैं, और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के अलावा इसके ऊपर एक -q और एक +q आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स देगा, जो फोर्स देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज इसको खींचने लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो नेट फोर्स यहाँ पे मिलेगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि उससे कम होगा? नेट फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कम होगा। बढ़िया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम नेट फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते। तो फिर कैसे करेंगे? डेफिनेशन में कुछ मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? अगर किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फिर हम तो बोले कि +1 कूलम चार्ज रख दो, जो नेट फोर्स आएगा वही है। लेकिन आप देख रहे हैं जो नेट फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है, तो क्या करना पड़ेगा? हम ये करेंगे कि +1 कूलम चार्ज नहीं रखेंगे, एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, वेरी स्मॉल चार्ज। ये वेरी स्मॉल चार्ज होने के कारण यहाँ पर वेरी स्मॉल चार्ज इंड्यूस होगा, है कि नहीं? वेरी स्मॉल चार्ज इंड्यूस होगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो वेरी स्मॉल, दो स्मॉल क्वांटिटी। मान लो एक है 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा है 10⁻⁻7 कूलम, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻14 हो गया। तो फोर्स विल बी वेरी स्मॉल। आर यू गेटिंग? 1 कूलम रखेंगे तो ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। छोटा चार्ज रखेंगे तो जो फोर्स होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, है कि नहीं? छोटा चार्ज रखेंगे तो इंड्यूस चार्ज के चलते जो फोर्स आएगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, वो क्या करते हैं? दे आर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ E is equal to F/Q। क्या कहेंगे? E at a point is given by, ध्यान से देखना, E is equal to F/dq, limit dq tends to 0 where dq is very small। अगर where F is force on dq coulomb charge kept at P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P is given by F/dq। तो फिर जो इंड्यूस चार्ज वाला लफड़ा था वो निकल जाएगा। We were writing E is equal to F/q, वो समझने के लिए ठीक था लेकिन डेफिनेशन के लिए सही नहीं था। जब भी आपको आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point,
तो आप क्या लिखोगे, E at any point is defined as E is equal to limit dq tends to 0 f by dq where f is the force on dq kept at point P. लिमिट dq tends to 0 लिखो एंड और लिखो कि dq is a very small charge। अगर ये लिमिट वाला पार्ट को नहीं लिखोगे, लिखोगे क्या लिखोगे, dq is a very small टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को अदरवाइज कहते हैं प्रोब चार्ज। समझ में आया, dq is a very small test charge. Why it is taken very small? You have understood. To neglect the effect of induced charges. वो छोटा चार्ज रख देंगे तो induced charge will be very small, उसका इफेक्ट भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जब भी आएगा define electric field intensity, don't write the force explained by unit positive charge, वो शुरू था, सही डेफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज EP is equal to limit dq tends to 0 means dq is very small f by dq। क्या चीजें सबको समझ में आया? Yes, sir. नाउ बिट नंबर 5 में हम आ रहे हैं। वी वांट टू सी द थर्ड मोड ऑफ चार्जिंग। दो मोड ऑफ चार्जिंग हम लोग देख चुके हैं। पहला मोड क्या था, बाय फ्रिक्शन, दूसरा था बाय कंडक्शन, तीसरा देख रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपको दो अलग अलग तरीका बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड को देखना, बोर्ड में दोनों मेथड आते हैं, बहुत रेगुलरली घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, पूरा समझने की कोशिश करना मैकेनिज्म को। अभी इंडक्शन में हम कोई बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, उसमें तो जितना पॉजिटिव चार्ज हो रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो रहा है, नेट चार्ज कितना हुआ, 0। आई वांट टू गिव सम सब्सटेंशियल चार्ज टू ए कंडक्टर, हाउ आई विल गिव, सी व्हाट वी डू। फर्स्ट मेथड हुआ थ्रू फिगर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज हम कहेंगे आई टेक टू डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज, देयर आर टू कंडक्टिंग बॉडीज इन कांटेक्ट, ठीक है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टिंग बॉडी है। नाउ यू ब्रिंग इट टू स्टेप नंबर 1, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 है, ये बॉडी को आप लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या फिर कोई एक पॉजिटिव चार्ज के पास रखो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो क्या होगा, यहाँ पर क्या चार्जेस इंड्यूस होंगे, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस को खींच लेगा इधर, ये इधर आएंगे नेगेटिव चार्जेस। तो मान लो कि यहाँ पर -q चार्ज हुआ, ठीक है, ये -q चार्ज कहां से आए, अपना एटम घर द्वार छोड़ के आए, उनका घर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मिलेगा, एट द फार अवे पॉइंट, क्योंकि वो उनको रिपेल कर रहा है, कहां मिलेंगे, यहाँ पे मिल गए क्या। अब स्टेप 2, स्टेप 2 को ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब अगर मैं ये चार्ज यहाँ पर तो था, ये जो चार्ज था ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी ये दोनों स्फीयर को हम एक दूसरे से अलग कर दिए, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो यही रह गया, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो यही रह गया, है कि नहीं। अभी अगर स्टेप 3 में ये पॉजिटिव चार्ज को भगा दिए बाहर, भगा दिए तो क्या रह गया इसमें, यू विल सी हियर इज ए चार्ज स्फीयर विथ नेगेटिव चार्जेस ओनली, इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्जेस है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक दूसरा स्फीयर जिसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस है। मिल गया ना आपको दो स्फीयर, दोनों एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, आपको जिसको चाहिए उसको यूज कर सकते हो। So what you have to do? Keep two conductors in contact, expose them to an external field, then you separate them. तो इसमें खासियत क्या है, खासियत ये हुआ कि दोनों स्फीयर को हम कांटेक्ट में रखें। स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में रखें, फिर ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज को अपनी जगह बरकरार रखते हुए इन दोनों को सेपरेट कर दिए, उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज था उसको भगा दिए। थोड़ा सा सीक्वेंस को उल्टा करके सोचते हैं, दोनों स्फीयर को पास लाए, पॉजिटिव चार्ज लाए, नेगेटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, फिर ये पॉजिटिव चार्ज को भगा दिए, फिर बाद में इसको सेपरेट किए, तो क्या होगा सोचो, बाद में सेपरेट किए, पहले जैसे इसको भगा देंगे मतलब ये सेपरेट नहीं हुआ, मान लो यही है स्टेप नंबर 2। फिर से बता रहा हूं, स्टेप नंबर 1 में दोनों कंडक्टर को पास लाए, स्टेप नंबर 2 में यू आर ब्रिंगिंग ए चार्ज स्फीयर एंड यू आर सेपरेटिंग द
कंडक्टर्स। स्टेप नंबर 3 में ये चार्ज जो सोर्स चार्ज था उसको भगा दी। मान लो कि कंडक्टर को सेपरेट करने से पहले इसी पोजीशन में ही आप ये चार्ज को भगा लो तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जो अपना घर छोड़ के आ गए थे, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा? दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस? 0। तो हमें ध्यान से क्या करना है? पहले इन दोनों को सेपरेट करना है, पहले इन दोनों को सेपरेट करना है, उसके बाद इसको भगाना है। आगे पीछे कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। पहले भगा दिए बाद में सेपरेट करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहले सेपरेट करो फिर इस चार्ज को भगाओ तो आपको मिलेगा कुछ चार्जेस हियर। क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए? यस। सो लेट मी समराइज जस्ट इन 5 सेकेंड्स। फास्ट मेथड में हम दो कोई बॉडी को चार्ज देना चाहते हैं बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। दो कंडक्टिंग बॉडी को कांटेक्ट में लाए, चार्ज उनके पास लाए सोर्स चार्ज को, तो चार्ज इंड्यूस हो गया। उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर दिए, उसके बाद सोर्स चार्ज को भगा दिए। अगर पहले सोर्स चार्ज को भगा देंगे ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो प्रोसेस हुआ जॉइन द कंडक्टर्स, एक्सपोज देम टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन सेपरेट द कंडक्टर्स, देन रिमूव द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू विल गेट 2 चार्ज बॉडीज। समझ में आया क्या? समझ में आया? आ गया। नाउ आई गो फॉर सेकेंड मेथड। Yes, sir. Second method is even more important. Second method is even more important. समझने की कोशिश करना। So fast method हम तो देख रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन का fast method देख चुके हैं। Now we go for second method. Second method में हम क्या किए? ये कोई एक कंडक्टर है, इस बॉडी को हम कुछ चार्ज देना चाहते हैं या फिर ये कंडक्टर ऐसे दे दो, ये एक कंडक्टर है। अब इसको क्या किए? आप किसी एक पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज के पास लाए तो इसमें क्या हुआ? चार्जेस ऐसे अपीयर किया, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस अपीयर किया। मैं क्या करता हूँ? इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने की कुछ पॉसिबिलिटी रखता हूँ। आई कैन जॉइन इट टू कंडक्टर बट स्विच इज ओपन, ये ओपन है। You know, the charges induced are 3 charges. ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के आ गए हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उनका घर वाले उनको छोड़ के भाग गए हैं। वो अपना घर बसाने के लिए इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं लेकिन ये तो उनको छोड़ के चले गए। तो स्टेप नंबर 1 में बात ये हुआ। हम लोग लिख रहे हैं सेकेंड मेथड के बारे में। मैं बहुत ज्यादा लिटरली लिखना नहीं चाहता हूं, आप लोग देख लो। ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 सेम प्लस Q0 था यहाँ पे। अब मैं क्या किया? जो स्फीयर था उसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, इसका जो ये एंड था उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया। जैसे स्विच क्लोज कर दिया, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये तुरंत ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। एनी चार्ज कनेक्टेड टू ग्राउंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। तो क्या हो गया? ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर थे ये इलेक्ट्रॉन को लेके अपना घर बसा लिए क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन उनको छोड़ गए थे, तो ये सारा न्यूट्रलाइज हो गए। इधर क्लियर? इनका इलेक्ट्रॉन इनको छोड़ के भाग गए थे, वो नए इलेक्ट्रॉन के साथ अपना घर बसा लिए। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है? अब वही प्लस Q0 यहाँ पर बरकरार है, प्लस Q0 यहाँ पर बरकरार है। अभी आप ये जो ग्राउंड के साथ कनेक्शन किए थे उसको अभी फिर से, ये क्लोज हो गया था स्विच, अब फिर से ओपन कर दो। स्विच इज नाउ ओपन। क्या समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या है? नेगेटिव चार्जेस है ना। और फोर्थ स्टेप में ये चार्ज को भगाओ यहां से। फोर्थ स्टेप में प्लस Q इज रिमूव्ड। स्टेप 4 में सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज जिसके चलते इंडक्शन हो रहा है। सोर्स चार्ज इज रिमूव्ड। अब सोर्स चार्ज को भगा दिए। अब क्या है? ये ग्राउंड के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, जैसे ये भाग जाएगा इसमें ये चार्ज नेगेटिव चार्ज पकड़ कर रह जाएगा। नाउ द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आया क्या? रिमेंबर द 4 स्टेप्स। कंडक्टर को सोर्स चार्ज के पास लाए,
कंडक्टर को फार एंड को ग्राउंड के साथ जोड़े, जो दूर का जो सरफेस है ग्राउंड के साथ जोड़े, तो जो पॉजिटिव चार्ज थे वो न्यूट्रलाइज हो गया। फिर ग्राउंड कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किए, फिर उसके बाद सोर्स चार्ज को भगा ली। तो इसमें क्या आ गया चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना, थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा। सपोज हम ऐसे करते हैं, ये कंडक्टर को इसके पास लाए, ये स्विच ओपन था, फिर लाके स्विच को क्लोज किए, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। फिर क्या किए, पॉजिटिव जो सोर्स चार्ज था उसको भगा दिए और उसके बाद स्विच खोल दिए। अरे जब जैसे ही इसको भगा दोगे, ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, दे विल इमीडिएटली गो टू ग्राउंड। एनी चार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। तो पहले स्विच को क्लोज करना, फिर ओपन करना, फिर उसके बाद सोर्स को भगाना। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया ना? सीक्वेंस क्या हुआ, पहले स्विच ओपन था, सोर्स चार्ज को पास लाए, स्विच को क्लोज किए, फिर स्विच को ओपन किए, फिर सोर्स चार्ज को भगा दिए। अगर उल्टा पुल्टा कर देंगे सीक्वेंस तो क्या मिलेगा, अंडा चार्ज कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम पहले बिना ग्राउंड कनेक्शन को बिना खोले, ऐसा फिगर का मतलब हुआ अर्थिंग, इसका मतलब हुआ अर्थिंग और ग्राउंड कनेक्शन। ग्राउंड कनेक्शन को बिना खोले अगर पॉजिटिव चार्ज को भगा देंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज भी ग्राउंड में चले जाएगा। समझ में आया? तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला इसमें चार्ज। सो दोनों ही केस में यू मस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ चार्जिंग। सीक्वेंस ऑफ चार्जिंग याद रखोगे तो कर पाओगे। पहला वाला ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है सीबीएसई में, लेकिन ये वाला सीबीएसई में आता है। दे वांट यू टू राइट द सीक्वेंस। फिर से बताता हूं सीक्वेंस। ब्रिंग द सोर्स चार्ज close to the conductor, connect the far end to ground, then open the ground connection, then remove the source charge। ये हो गया चार सीक्वेंस। समझ में आया क्या? सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर दोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्या मैं ये दोनों मेथड आपको ठीक से समझा पाया? हाउ टू चार्ज ए कंडक्टर बाय इंडक्शन? Yes, sir.